देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और सीएम सैनी को अभी हम सुन रहे थे, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक बड़ा बयान जो उन्होंने दिया कि जनता नकार चुकी है कांग्रेस को, अपने ही घर में कांग्रेस हार रही है, नहीं विश्वास कर रही, चाहे सद्भाव यात्रा निकाल ले या कुछ भी कर ले, जनता विश्वास नहीं कर पा रही है कांग्रेस पर। देखिए रंजना, अब तो पर्दा उठ गया पूरी तरह से, सब कुछ समझ आ गया है। मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं, मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में ये नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की बात करें तो निकाय चुनाव में एक और परचम लहराया है। लगातार निकाय चुनाव में, मेरे को याद है 2018 में दिसंबर में 5 जगह निकाय चुनाव हुए थे, पांचों मेयर बीजेपी के बने थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। उसके बाद 2018 के तुरंत बाद मई में चुनाव आए, मोदी जी दोबारा बने थे दूसरी बार। उसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या निकाय चुनाव, बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन है, अभी आज भी बेहतरीन है। हालांकि कुछ जगह ये पहले शंका थी कि मुकाबले हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस एक तरह से ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई। सांपला जो रोहतक जिले में आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है सांपला, उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो उसमें नगर पालिका चुनाव में आप देखिए प्रवीण कोच बड़े तरीके से जीते हैं। 3 जगह नगर पालिका चुनाव थे, 3 में से 2 जगह, उकलाना को छोड़ दे तो धारूहेड़ा और रेवाड़ी में नगर परिषद था, धारूहेड़ा और सांपला में 3 में से 2 पालिका चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का वो विनीता पीपल है बीजेपी के, उकलाना में खाली कांग्रेस और इनेलो समर्थित रीना सोनी जीती हैं एक सीट। लेकिन बहुत मामूली मैं ये समझूंगा, अंबाला में नगर निगम के जो पार्षद के चुनाव थे उनमें 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और 1 सीट रेवाड़ी में मिली है, रेवाड़ी नगर परिषद में। कुल मिलाकर कांग्रेस की मेरे को लगता है हाजिरी भर भी नहीं, बहुत कम रहा कांग्रेस के हिस्से में, बहुत कम। दरअसल कांग्रेस प्राथमिकता में रही ही नहीं है और लोग ये सोचते, जैसा बीजेपी के नेताओं ने प्रचार भी किया, भाई कांग्रेस को वोट देकर करोगे क्या, कांग्रेस क्या करेगी। लोगों को समझ आया कि सरकार है, अभी मोदी सरकार भी है, नायब सरकारी है, 3-3.5 साल का समय, अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको बता दूं, जीटी रोड बेल्ट में मेट्रो भी आने वाली है, हाई स्पीड रेल, एक नया बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। जीटी रोड बेल्ट जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है, सराय काले खां से कश्मीरी गेट होते हुए पानीपत तक हाई स्पीड ट्रेन थी, उसको करनाल तक एक्सटेंड किया गया है, वो प्रोजेक्ट में शामिल है। तो हाई स्पीड ट्रेन भी इस एरिया में आने वाली है। तो लगातार लोगों को लग रहा है कि उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, बीजेपी के राज में विकास तेजी से हो रहा है। और नारा भी इस बार फिर वो पंच लाइन थी, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। तो मुख्यमंत्री खुश हैं, फिर उनके नेतृत्व में निकाय चुनाव में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन है। और कांग्रेस के हाथ खाली तो नहीं है, बहुत बहुत कुछ मामूली कांग्रेस के हाथों में है और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी संकट है कि कांग्रेस विश्वास नहीं जगा पा रही। बात वही है, क्योंकि हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, कांग्रेस को वोट देकर लोग करते क्या, उनकी समझ में आ गया था। देखिए देवेंद्र, हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के लिए प्रचार करना तो सीख गई है, लेकिन स्ट्रैटेजी कैसे हो, जनता के बीच में जगह कैसी बनाई जाए, ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हार या जीत ये तो किसी एक को ही मिलेगी, एक ही शख्स जीतता है, चाहे आप कितने भी चुनाव लड़ लें, कितने लोग चुनावी मैदान में हो। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय कांग्रेस के लिए ये होना चाहिए कि कांग्रेस फाइट में भी नहीं है, टक्कर भी नहीं दे रही है। मार्जिन देखिए कितना बड़ा है, जिसे कवर करना मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। देखिए रंजना, ये जो चुनाव है, जो निकाय चुनाव थे, अगर हम सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से विवेचना करें, चर्चा करें, तो बात वही है, कांग्रेस को वोट देकर लोग करते क्या। क्योंकि सरकार तो अभी बीजेपी की है और सरकार ही विकास कर सकती है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या संगठन के लोग हो। वो विकास अपने क्षेत्र में तभी करवा सकते हैं जब सरकार का हाथ आपके सिर पर है। कांग्रेस चूंकि विपक्षी पार्टी है और सरकार है नहीं, और उनको लगता है, जो बीजेपी ने जिस तरीके का स्ट्रेटेजी बनाई थी, रणनीति, भाई आप कांग्रेस को वोट
दो देकर क्या करोगे? अगर वो जीत भी गए तो उतना कुछ नहीं कर पाएगी जो बीजेपी कर सकती है। परिस्थितियां अनुकूल बीजेपी की, और मुख्यमंत्री जब प्रचार करे ये कहे कि ये बीजेपी का कैंडिडेट, आप इसको जितवा दो, गारंटी मैं देता हूं कि आपके काम होंगे, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी शिकायतें, उनको दूर कम करके हम विकास में तेजी लाएंगे। क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, ये नारे को उछाला गया फिर एक बार, और मेरे को लगता है वो क्लिक कर गया और लोगों को समझ आया अगर विकास चाहिए, काम करवाने हैं, तो बीजेपी के रिजल्ट जिस तरीके से प्रदर्शन, तीनों मेयर की पोस्टें बीजेपी के पास आ गई है, जीत गई है। रेवाड़ी नगर परिषद का चेयरमैन का है, 3 पालिका के चुनाव थे, कुल 7 जगह, 3 पालिका में उकलाना को छोड़ के सांपला और धारूहेड़ा, ये चेयरमैन के, चेयरपर्सन के पद भी बीजेपी ने जीते हैं। रेवाड़ी और धारूहेड़ा पे गौर करना जरूरी है, और एक उकलाना पे थोड़ा सा, वो ये कि बीजेपी पूरी कोशिश के बावजूद उकलाना, हिसार की उकलाना नगर पालिका पर काबिज नहीं हो पाई। यहां एक निर्दलीय 24 साल की लड़की रीना रीना सोनी जीती है, और समर्थन किसने दिया? कांग्रेस ने और इनेलो ने, क्योंकि उनके पास ऐसा कैंडिडेट था नहीं जो मुकाबला दे सके। तो इसी 24 साल की लड़की को, रीना सोनी को, इन्होंने समर्थन दिया है, इनेलो ने और कांग्रेस ने, ताकि बीजेपी को रोका जा सके। खाली उकलाना को छोड़ के बाकी पूरी जगह में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जैसा मैंने कहा, अंबाला में 3 पार्षद जीते हैं कांग्रेस के, और रेवाड़ी नगर परिषद में 1। बहुत मामूली उपलब्धियां इसको कहेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा सबक है, सीख है, कि जब तक पार्टी देवेंद्र, ऐसे रेवाड़ी की चलेगी, बात गुटों करें, में बटी रेवाड़ी की रहेगी। बात करें तो रेवाड़ी में तो निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी से भी ज्यादा वोट जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों पर फिर भी जनता भरोसा कर रही है, लेकिन कांग्रेस इतना विश्वास बहाल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है, जनता के दिल में जगह नहीं बना पा रही है। देखिए रंजना, मेरे को लगता है ये जो छोटे चुनाव हैं, ये निकाय चुनाव है। हमने पहले भी देखा, पिछले 2-3 चुनाव को अगर हम देखें तो ये दरअसल चेहरे का चुनाव होता है, गली मोहल्ले का है, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं था। लोगों को लगता है निर्दलीय, मेरे को लगता है इस चुनाव में जीत कर आते हैं। पिछले 2-3 अनुभव रहे हैं ऐसे। लोगों को ये लगता है कि ये चुनाव वो है जैसे नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगम कमिश्नर से, अफसरों से काम लेना आना चाहिए। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके चेहरे पे भरोसा हो, जिसको लोग समझे हाँ भाई ये हमारे साथ खड़ा होगा, काम करेगा, उसको वोट देती है। यहाँ पार्टी नहीं चलती, यहाँ चेहरा चलता है, भरोसा चलता है कि ये आदमी काबिल है, इसकी पात्र है, हमारे वोट का हकदार है। उसको ये लगता है कि ये काम करवा लेगा। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं चलती कि जिस पार्टी का विधायक है वही काम करवा पाएगा। तो ये जो गली मोहल्ले का चुनाव है, 2-3-4 हजार वोट होते हैं हर एक वार्ड में, कोई वार्ड छोटा है कोई बड़ा है, तो लोग अपने व्यक्तिगत संबंध भी देखते हैं, चेहरा भी देखते हैं, साख भी देखते हैं। इसी वजह से निर्दलीय चेहरे जो है, निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। अभी रेवाड़ी में आप देखिए, 30 में से 19 तो 30 में से 19 जीते हैं निर्दलीय। बीजेपी के हिस्से में भी आज खासे आए हैं, लेकिन एक शायद कांग्रेस का एक जीता है। तो ऐसे ही धारूहेड़ा में जो पार्षद पद के चुनाव है उनमें निर्दलीय वहां भी जीते हैं। और रेवाड़ी धारूहेड़ा जो पालिका है रेवाड़ी जिले में आती है, तो रेवाड़ी में दोनों चुनाव, नगर परिषद का और धारूहेड़ा पालिका, इन दोनों में निर्दलियों की बहुतायत है जो जीतने वाले पार्षद। मतलब रेवाड़ी जिले की जनता ने कांग्रेस को, उनको लगता होगा कांग्रेस को वोट देकर क्या करेंगे, लेकिन बीजेपी को शायद वोट ना देना चाहिए, इसलिए उन्होंने निर्दलीय को वोट दिया। तो मेरे को लगता है कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा सबक है ये चुनाव नतीजे, लेकिन बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा नाराजगी झलक रही है रेवाड़ी में और धारूहेड़ा में, और इस तरफ उकलाना, हिसार में। तो हालांकि ओवरऑल देखें तो बीजेपी, जैसे ओवरऑल ट्रॉफी स्कूल कॉलेज के कंपटीशन में मिलती है, ओवरऑल ट्रॉफी तो बीजेपी ने जीत ली है, और कांग्रेस के हिस्से में कुछ नहीं। कांग्रेस के हिस्से में सबक आया है। आत्म अवलोकन करो, अंदर झांको, आप कैसे पार्टी चला रहे हो, लोगों में भरोसा नहीं जगा पा रहे। और दूसरा जो जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड रियलिटी, वो ये थी कि कांग्रेस को वोट देकर लोग करते क्या। इससे अच्छा तो उनको ये है कि चलो बीजेपी को वोट दो, सरकार है, कुछ विकास होगा, तेजी आएगी, इसमें सुनवाई होगी। तो मेरे को लगता है लोगों की प्राथमिकताएं तय थी, सामने कौन था, फैसला उस पर उनको करना था। बिल्कुल। देखिए, प्राथमिकताएं तय थी। और अभी सीएम सैनी को जब हम सुन रहे थे तो देवेंद्र, भले ही यह गली मोहल्ले का चुनाव था, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा खूब उठा, किसानों का मुद्दा खूब उठा, मजदूरों का मुद्दा उठाओ। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि
जो मुद्दे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में उठाए जाते हैं, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गई है लोगों के बीच में? देखिए रंजना, इसमें महिला आरक्षण नहीं चलता था। महिला आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में था ना। यहाँ तो महिलाओं का आरक्षण पहले से, आप देखिए निकाय में कोई वार्ड बैकवर्ड महिला के लिए, कोई सामान्य वर्ग की महिला के लिए, महिलाओं को तो आरक्षण पहले मिला हुआ है। भाई पंचायतों में बीजेपी सरकार ने 50% आरक्षण पंचायत चुनाव में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 50% तो महिलाओं को पहले दिया, और निकायों में भी दिया हुआ है। 8% है, कहीं बैकवर्ड का है, कहीं ओबीसी का है, कहीं एससी का है, डीएससी का है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और कहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कोई वर्ग, महिलाओं के लिए कोई वार्ड। महिलाओं को तो पहले आरक्षण दिया हुआ है, हालांकि उतना नहीं है जो 33% की बात हो रही है, लेकिन महिलाओं को तो पहले से आरक्षण है निकाय में, उनको दिया है। महिला आरक्षण मुद्दा चलता नहीं था इसमें। ये जरूर है कि लेकिन एक नेगेटिव मार्केट, एक नेगेटिव मार्केटिंग जरूर की गई है जो हमें चाहिए वो कौन दे सकता है। मैं अपना सवाल पूरा करना चाहूंगी। एक नेगेटिव मार्केटिंग कांग्रेस के खिलाफ जरूर की गई है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण देने नहीं दिया। खुद सीएम सैनी ये बात कह रहे हैं। नहीं रंजना, देखिए मेरे को नहीं लगता कि महिला आरक्षण कोई मुद्दा था इस चुनाव में। भाई वो तो फिर कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि 2023 में बीजेपी ने ही कानून बनाया था, वो बिल पास हुआ था, तो आप चाहते तो 2024 में लागू कर सकते थे, आपने नहीं किया। लेकिन आप 2029 में लागू करना चाह रहे हो, और उसके लिए 7 परिसीमन को लागू करना चाह रहे हो। परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे, तो सियासी फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस इस पर आपत्ति कर रही थी। कांग्रेस तो ये भी कह रही है विपक्ष, भाई 2023 में, सितंबर 2023 में आपने बिल पास किया था महिला आरक्षण का, लेकिन नोटिफिकेशन अब हुआ है जब ये विवाद बढ़ा है। मतलब 2024 में आप चाहते हैं, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 2029 के जो चुनाव आएंगे आप परिसीमन मत करो, आप 2029 में आरक्षण दे दो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार परिसीमन वाले बिल को भी साथ साथ लाना चाहती है, क्योंकि उसमें सियासी फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस और विपक्ष आपत्ति उठा रहा है। वो कहते हैं जी आपने 2023 में महिला आरक्षण, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये बिल लाए थे, पास किया था, तो आप लागू करते 2024 में, तब तो किया नहीं आपने। अब आप 2029 में लागू करना चाह रहे हो, लेकिन परिसीमन को साथ जोड़ रहे हो, और परिसीमन में कुछ वर्गों को बाहर रखा जा सकता है। मतलब ये दलीलें थी, लेकिन कुल मिलाकर निकाय चुनाव में महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं था जी। चाहे मुख्यमंत्री का ही, चाहे कोई, ये सियासी बात है। बात यह है कि लोगों को सुविधाएं चाहिए। हमने देखे, अब आपने देखा कल कृष्ण पाल गुर्जर ने ई दिशा की जो बैठक हुई है फरीदाबाद में, मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा, इन्होंने अफसरों को हड़काया कि इतना भ्रष्टाचार फरीदाबाद में। उनको ये तक कहा, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री बोलते आपको कीड़े पड़ेंगे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आपकी औलादें सहेंगी सब जो आप गलत काम कर रहे हो। देखिए आप इस तरह की बात नहीं करिए, आप अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करो, उनके खिलाफ जांच करो, उनको सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, उनका तबादला करो। अगर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर खुलकर ये बात कहें, अब वो सोशल मीडिया में आ रही है कि अफसर भ्रष्ट हैं, पैसा खा रहे हैं, कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारी औलादें भुगतेंगी, ये बात मेरे को लगता है किसी केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती। आप अपनी जो आपकी पावर्स है, सरकार की पावर है, पॉलिटिशियंस की पावर है, आप सांसद हो, आप केंद्र में मंत्री हो, आप उनके खिलाफ लीगल तौर पर एक्शन लो, सरकारी लेवल पे एक्शन लो, जांच बिठाओ, उनको सस्पेंड कर दो, घर बिठाओ, छुट्टी पे भेज दो, फिर जांच कराओ। तो कल काफी बवाल हुआ इस बात पे कि फरीदाबाद सबसे पहला नगर निगम है हरियाणा का, आपको बता दूं रंजना। नंबर 2 पे बना था गुरुग्राम, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में। उसके बाद 7 नगर निगम उपेंद्र हुड्डा ने 2013 में बनाए थे, 2013 में चुनाव थे। उसके बाद 10वां नगर निगम सोनीपत बना, 11वां मानेसर बना था। तो मेरा मतलब आपको काम लेना भी आना चाहिए। अगर आप सांसद हो या मंत्री हो या विधायक हो, अफसरों से काम लेना आना चाहिए, बजाय इसके कि आप पब्लिकली उनको ये कहो कि आपको कीड़े पड़ेंगे, आप भ्रष्टाचार के पब्लिक का पैसा खा रहे हो। ये चीजें शोभा नहीं देती पब्लिकली मेरे हिसाब से। आपकी सरकार है, आप अपनी पावर यूज करो, एक्शन लो, उनका सस्पेंड करो, उनका तबादला मेवात में कर दो, ऐसे एक्शन लो ना। तब लगता है कि आप सिर्फ असहाय होकर, बेबस होकर ये कहो कि आपको कीड़े पड़ेंगे, आप भ्रष्टाचार करो, ये बात गले उतरती नहीं है रजना। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लेकिन वही बात है। हाँ देवेंद्र, अगर जनता मेहरबान तो बीजेपी पहलवान, जनादेश बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें
पंचकुला की, तो कल हमने 2 दिन पहले हमने देखा भी था कि पंचकुला में किस तरह से बवाल हुआ था। सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही थी कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज, लेकिन पंचकुला में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुए नजर आ रही है। श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र, देखिए, सोनीपत और अंबाला का रिजल्ट तो आ चुका है। सोनीपत में 24,000 वोटों से राजीव जैन बीजेपी कैंडिडेट जीते मेयर का, और अंबाला वाला भी आ चुका है। अक्षिता सैनी 21,000 प्लस से जीती है। 21 और 24 बड़ी जीत है ये। अब रह गया पंचकुला। पंचकुला भी अटका हुआ है, अभी काउंटिंग इन प्रोग्रेस है, काउंटिंग हो रही है, लेकिन शायद प्रशासन या रिटर्निंग ऑफिसर थोड़े से आशंकित ही हैं कि विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, कैमरे बंद थे। उन्होंने आज ये भी कहा, आज जो बाइट दी है, कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर के चोर दरवाजे थे जिनसे घुसा जा सकता है, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। इस तरह के आरोप आपत्ति आ रही है। रिटर्निंग ऑफिसर शायद सारी चीजें इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो, किसी बात पे विवाद बढ़े ना, या कोर्ट में चला जाए मामला और लटक जाएगा। तो इसलिए पंचकुला में काउंटिंग में समय लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी वो आरोप लगा रही हैं कि कल ये आरोप था कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर गए, हम रात को 1:30 बजे गए, सीसीटीवी ईवीएम मशीनें रखवा के गए थे, बिजली थी उसके अंदर, सीसीटीवी कैमरे ऑपरेशनल थे, चल रहे थे। लेकिन सुबह जब कल सुबह जब आए तो कैमरे बंद मिले, लाइट नहीं थी स्ट्रॉन्ग रूम में। आज वो ये कह रही है कि चोर दरवाजे बनाए गए थे पंचकुला में, जहां स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम्स थी। तो जब तक इस तरह की आपत्तियां, हालांकि ये सियासी तौर पर होता ही है, कई बार क्या होता है आदमी फ्रस्ट्रेशन में ये बातें कहता भी है, फिर भी क्योंकि बड़ा चुनाव है, मेयर का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, अगर आरोप लग रहे हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर बहुत कोशिश रहना पड़ेगा उसको, कि कल को ये कोर्ट में चैलेंज हो गया कहीं और, फिर मामला लटक सकता है। तो इसलिए सारी चीजों को इंश्योर किया जा रहा है, जल्दबाजी नहीं हो रही। इसलिए पंचकुला का रिजल्ट, भले बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़त से चल रही है और जीतेगी बीजेपी, जितनी लीड होगी इतनी लीड कवर करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आखिरी वोट की गिनती तक, आखिरी ईवीएम्स की काउंटिंग तक पूरा जो टोटल आएगा, सारे जब तक साइन नहीं हो जाते तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इसीलिए समय लग रहा है पंचकुला में। जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार चुकी है। अब तक हम अगर देखेंगे, सिर्फ एक पंचकुला को छोड़ दे तो दोनों नगर निगम के जिस तरह से चुनाव आए और जितना बड़ा मार्जिन है, लगता नहीं कि इस बार ईवीएम पर सवाल उठाएगी कांग्रेस। देखिए, सोनीपत की बात करें, सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली है प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार। सोनीपत में राजीव जैन को भी बहुत ज्यादा अनुभव है, जो मैंने अभी पता किया है जीतने के बाद। मेरे को सोनीपत के बारे में ये पता लगे है इनपुट्स के, जो कमल दीवान है कांग्रेस के प्रत्याशी, 54,000 वोट तो ले गए वो, 78,000 राजीव जैन को मिले, 24,000 का फर्क है। लेकिन इसका जो पार्टी स्तर पे जो रिव्यू किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कमल दीवान शायद अकेले पड़ गए थे। सुरेंद्र पवार जो सोनीपत में ही रहते हैं, कांग्रेस के विधायक थे पिछली बार, इस बार तो नहीं। इस बार तो निखिल मदान है जो पहले मेयर थे, वो बीजेपी में आके विधायक बन गए। तो कमल दीवान अकेले पड़ गए थे, पार्टी का बैकअप नहीं मिला। जैसे सुरेंद्र पवार का नाम आ रहा है क्योंकि वो विधायक थे। सुरेंद्र पवार शायद नहीं चाहते होंगे कि कमल दीवान बड़ा नेता बन जाए सोनीपत में, उनके अपने राजनीतिक इंटरेस्ट हैं। तो कमल दीवान अकेले पड़ गए, उसके बावजूद चुनाव अच्छा लड़ा इसने, क्योंकि पार्टी का उतना बैकअप नहीं मिला। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा लगातार सक्रिय थे, सोनीपत आ रहे थे, सोनीपत में हुड्डा का अच्छा प्रभाव है। दीपेंद्र हुड्डा ने कई चक्कर लगाए, लोगों को मोबिलाइज किया कांग्रेस के पक्ष में कमल दीवान के, तभी तो 54,000 वोट आ गए। इसको ये कमल दीवान के वोट नहीं मान सकते, हालांकि जिला अध्यक्ष कमल दीवान, लेकिन लोगों ने साथ दिया है। सोनीपत के वो लोग जो गांव से आकर सोनीपत में आउटस्कर्ट्स में, आउटर कॉलोनीज में बसे गांव से आए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, तभी तो 54,000 वोट आए। लेकिन पार्टी का पूरा बैकअप, और जैसा मैं बता रहा हूं, वहां के जो जमे हुए कांग्रेस के नेता है वो नहीं चाहते थे कि एक नया शक्ति केंद्र बन जाए कांग्रेस का सोनीपत में। उन्होंने शायद मन से काम नहीं किया या उतनी सपोर्ट नहीं की जितनी जरूरी थी। उसके बावजूद 54,000 वोट ले गए कमल दीवान। राजीव जैन 78,000 वोट ले गए, क्योंकि उनके लिए देखिए पूरी पार्टी थी। और ये एकजुटता जो है ये बहुत जरूरी है। जनता के बीच में अगर विश्वास बहाल करना है तो ये एकजुटता बहुत जरूरी है। देवेंद्र, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, 2 सीट जो है मेयर की वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। बस पंचकुला को लेकर इंतजार किया जा रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे टोटल न्यूज़ पर हम आपको बता रहे हैं।